बॉन्ड हैज एक मिनट, अगर CX बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, तो आपका सही है। ये वाला जो पॉइंट मैं बता रही हूं, ये आपको ध्यान होगा, मैंने पीछे ही बताया था कि एक रीजनिंग है डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड, एनसीईआरटी में वो आ सकती है, आती भी है, तो उसमें बड़ा काम आएगा या उससे आगे काम आएगा। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए ये कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं इस क्वेश्चन में, क्या पता किसी और में भी अप्लाई हो जाए। अब ये कह रहे हैं कि आप इन दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखिए। पहला ये वाला जो है, दिस इज अल्काइल हैलाइड, या जिसको हेलो अल्केन बोल देते हैं। और ये क्या है बेटा, दिस इज अराइल हैलाइड। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मान लो ये लिखा है, अब मुझे कोई बच्चा अभी आप में से ही बताए कि ये अल्काइल हैलाइड है या ये अराइल हैलाइड है। राहुल बताएगा। अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अल्काइल क्यों है, क्योंकि इसमें X जो है वो ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये बेंजीन, हाँ बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए अब इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है, ये वाले की। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, ये एरोमेटिक है, इसमें जो X है, इट इज, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। जबकि आप इसमें देखें, X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और आपको पता है जो sp2 है, sp2 में इसका मतलब एक S है, दो P है, तो इसमें अगर आप ध्यान दें 33% S करेक्टर है, 1/3। 1/3 फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/3, क्योंकि टोटल 3 ऑर्बिटल है, उनमें से एक S है। तो 1/3 की अगर आप परसेंटेज निकाले तो लगभग कितना आता है भाई, 33% ही तो आता है। जबकि आप sp3 की बात करें, अब मैं बात करती हूं sp3 की, sp3 में कितने S करेक्टर होंगे बताइए, 1/4। 1/4 का मतलब ये फ्रैक्शन हो गया, तो 25%। तो S करेक्टर किसमें ज्यादा है, S करेक्टर sp2 में। अब बेटा ये चीज, ये बस इतना सा ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा S करेक्टर होते हैं, जो कार्बन होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर sp होता तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, जाने नहीं देता। समझ आ गया इतना, ये बात समझ में आई कि हाँ। तो अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से होल्ड करके रखता है, मोर टाइटली देन sp3। अब इस वजह से क्या होता है, ये जो एक ये, क्योंकि ना ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, ये जो CCl बॉन्ड लेंथ होती है, या आप ये कहें ये जो CX बॉन्ड लेंथ होती है, किसमें, हेलो अरीन में, ये देखिए ये 169 है, छोटी है। जबकि हेलो अल्केन में देखो, हेलो अल्केन मतलब जो आपका RX है, उसमें आप ये देखिए ज्यादा है भाई, इसमें शॉर्ट है। तो ये एक क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि भाई इसमें जो है, जो एरोमेटिक है, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों है भाई, उसमें जो एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया, एक तो रीजन वो वाला हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। दूसरा रीजन ये भी आप दे सकते हैं कि भाई इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा, बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, दो कारण होते हैं बॉन्ड लेंथ कम होने के। मान लो पेपर में क्वेश्चन यही आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है, मैंने लिखा है कि भाई हेलो अल्केन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, 177 है, इसकी 169 है, एक्सप्लेन करो क्यों। तो इसके ड्यू टू टू रीजन। फर्स्ट रीजन, इन हेलो अरीन्स CX या CCl बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर शॉर्टर। दूसरा कारण आप लिखेंगे, इन हेलो अरीन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
while in haloalkane it is sp3 hybridized. sp2 hybridized carbon is more electronegative, so hold the electron more tightly, as a result bond is shorter. तो दो कारण हो गए, सबको समझ में आ गया? यस मैम। और आपको पता है इसी कारण से क्या होता है, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, इसी कारण से जो है इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक शॉर्टर बॉन्ड। तो बेटा ये दो कारण जो है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट कारण है, इन दोनों को ध्यान रखिए। बाकी जो बीच के दो कराए, चाहे उसको आपको ना इतना ध्यान रहे, ये अभी ना ये आएगा डाइपोल मूवमेंट में, उसमें पूछा जाएगा। अभी मैं आगे बात करूंगी, अभी नहीं आपको कंफ्यूज करूंगी। इतना समझ में आया सबको? कुछ पूछ? यस मैम। यस मैम। जी मैम। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें डिफिकल्टी से होते हैं, तो इस वाले चैप्टर में, या सॉरी यहाँ इस टॉपिक में, कौन से वाले में, हेलोअरीन में सिर्फ एक ही रिएक्शन दिया हुआ है। किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो है ये वाला। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, कंडीशन देखिए। NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, लगभग 52% की कितना NaOH होता है वो लिखने की जरूरत नहीं, पर इतना NaOH लिखिए। मतलब आप, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या है? फिनॉल। दोबारा से सुनिए, ये क्लोरोबेंजीन है, ये फिनॉल है। अब मैंने मान लो आपको वो दे दिया, कन्वर्जन दे दी, मैंने कहा क्लोरो, तो ये रिएक्शन हो सकता है, पर आप इसकी कंडीशन देखिए जरा। कंडीशन अगर आप देखें, चलो टेम्परेचर का तो इतना समझ में नहीं आता, चलो 623 है, मतलब लगभग 400 केल्विन के करीब होगा ये, 300-400 के बीच में, 350 से ऊपर है ये शायद। अब 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर देखिए कितना हाई, आप जिस प्रेशर में है वो लगभग 1 एटमॉस्फेयर है, और आप अपने सर पे हाथ रख लीजिए, मतलब यहाँ मैं कहती हूँ सारा दिन आप एक बुक रख के चलिए, प्रेशर बढ़ जाएगा तो आप क्या होगा, आपके सिर में दर्द होने लग जाएगा। और अगर मैं कह दूं 300 गुना ज्यादा प्रेशर, आप खुद सोच सकते हैं कितना हाई प्रेशर होगा। प्रेशर ठीक है ना, हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को झेल सकते हैं हमारी बॉडी, लेकिन अगर बढ़ा देंगे ना 2 गुना, थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो सिर जो है, और डबल कर देंगे तो आप बिल्कुल पिचक जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ऊपर से, तो आपकी बॉडी जो है वो झेल नहीं पाएगी, वो हर चीज, आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे, पिचक जाएंगे ना। प्रेशर कैसे लगाते हैं, अगर किसी बंदे के ऊपर, या अगर आप चने हैं, चनों के ऊपर प्रेशर लगाएं, उससे किसी आप जो होता है किसी भी ईंट से लगा लो तो वो टूट जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। तो प्रेशर कितना हाई है, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ये काम किया जाता है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये मैं आगे बताऊंगी। पहला स्टेप ये वाला है, पहला। दूसरा स्टेप है H+ डालने का मतलब होता है एसिडिफिकेशन करना। ये वर्ड सोच लीजिए, याद रख लीजिए, एसिडिफिकेशन। अगर कोई बच्चा बोले ये स्टेप क्यों किया, अच्छा ये 1-2 का मतलब, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 1-2 नहीं लिखा, ऐसे ही लिख दिया, इसका मतलब ये 1-2 नहीं लिखा, इसका मतलब ये हो गया आपने NaOH के साथ और इसी कंडीशन के साथ एसिड डाल दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना। जब पहला स्टेप कंप्लीट हो जाए तब एसिड डालना है। अब ये एसिड क्यों डालते हैं, ये ना आगे काम आएगा जब हम एसिड्स भी करेंगे। देखिए क्या है, ये बनने वाला है, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं फिनॉल, और जो फिनॉल होते हैं ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये होते हैं एसिडिक। जब ये एसिडिक होते हैं, मतलब ये H+ डोनेट कर देते हैं, तो मीडियम यहाँ पे देखिए बेटा, जब NaOH के साथ रिएक्शन होता है तो बेसिक मीडियम में होता है। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे एक और स्टेप होता है बीच में, हमने नहीं दिखाया जान वैसे ही, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट क्यों बनता है, अगर आप एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं और मीडियम बेसिक में प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसिड का हमेशा ही सॉल्ट बनता है। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, HCl डालते हैं, तो फिर ये क्या होता है, यहां से ये हटकर दोबारा से H यहां आ जाता है। तो ये इसलिए मैंने ये 2 स्टेप्स लिखे हैं। ये सबको समझ में आ गया? अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये कह रहे हैं कि अगर इन कंपाउंड में, इस वाले में
पैरा या ऑर्थो। अब ऑर्थो पैरा किसको बोलते हैं ये ध्यान से सुन लीजिए। ये सी ये एक ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे, इससे जो बगल वाली पोजीशंस है ये होती है ऑर्थो, जिसको नहीं पता। नेक्स्ट पोजीशन होती है मेटा, और ये जो बिल्कुल सामने वाली पोजीशन होती है ये होती है पैरा। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इसी कंपाउंड में, ये कौन से कंपाउंड है, हेलोअरीन्स, इस कंपाउंड में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का एक एग्जांपल दिया था एक्स, और एक और एग्जांपल आज मैं दे रही हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का NO2। NO2 जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। अगर किसी बच्चे को पहले नहीं पता था तो अब मैंने बता दिया ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है इसमें कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट। ठीक है, अभी तक हमने बताया था कि +I इफेक्ट होता है R में, इसमें +I इफेक्ट होता है, और -I मैंने आपको बताया था X में, और आज बता दिया NO2 में भी होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्थो या पैरा पे प्रेजेंट है तो हेलोअरीन की जो रिएक्टिविटी है किसके लिए, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर रहे हैं इसके बात कर रहे हैं, तो इसी की हो रही है। ये मत सोचिएगा किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना है, ये कह रहे हैं रिएक्टिविटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर यही ग्रुप, सेम ग्रुप, मान लीजिए NO2 ग्रुप, ये कहां प्रेजेंट हो, मेटा पोजीशन पे। इसका रीजन मैं अभी बताऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो इसलिए हम करेंगे। अब देखिए, खुद देख लीजिए, NO2 ग्रुप पैरा पे प्रेजेंट है। आप कंडीशन चेक कीजिए, टेम्परेचर घट गया, प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ रहा ज्यादा, और देखिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई, Cl की जगह पे OH आ गया। अब अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये एनसीईआरटी में मेंशन है तो जरूर करिएगा ये क्वेश्चन आप। दो NO2 है, 1 2, अब आप टेम्परेचर देखिए और घट गया, ऊपर वाला 400 समथिंग पे हो रहा था, अब 3, और ये 2 NO2 कहां प्रेजेंट है, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। अब आप देखिए 3 NO2 प्रेजेंट है। मैंने बताया जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे ऑर्थो या पैरा पे। अब आप देखिए यहां पे सिर्फ काम क्या हो गया, NaOH भी यूज नहीं करना पड़ा, सिर्फ गर्म पानी के साथ हीट किया, Cl की जगह पे क्या आ गया, OH आ गया। समझ आ गया सबको ये? अब रीजन समझाना है मुझे आपको, समझ आ गया ये पॉइंट? देख लीजिए। यस मैम। अब आपको इसका रीजन जानना है कि भाई ऑर्थो और पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसा क्या होता है। तो बेटा रीजन तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको, लेकिन ये आप ऐसे ही लिख देंगे पर ये रीजन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना इनको बनाकर देखें, पर आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो लैंग्वेज लिखी है ये मैं अभी रिपीट करूंगी, पहले आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये कह रहे हैं अगर पहला, आप पहले वाले पे ध्यान देंगे फिर दूसरे वाले पे ध्यान देंगे, जिसपे मैंने सर्कल किया है आप इस लाइन पे ध्यान देंगे। इस लाइन में अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा NO2 ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। आपने ये नहीं करने हैं, ये जितने भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई बच्चा सोच रहा होगा मुझे ये सारे याद करने, नहीं, आप मत याद करिए, जो अभी इसका जो बताऊंगी वो सुनिएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा को। ये कह रहे हैं मान लीजिए ये OH माइनस अटैक कर देता है, अटैक कर देता है तो ये बेटा रास्ते में ये स्टेट बनेगी, ये रास्ते में ये जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, तो ये जो इंटरमीडिएट आपका बना है रास्ते में, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतना स्पीड से होगा। ये समझ आ गया कि जब OH अटैक करता है जो रास्ते में इंटरमीडिएट बनता है वो जितना ज्यादा, अब इसका ज्यादा आपने याद नहीं करना कि भाई मुझसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे नहीं होंगे, नहीं करने, आपने छोड़ दीजिए इसे अगर नहीं। अब ये सब सुनिए, दोबारा सुनिएगा जो मैं बोल रही हूं, मैं ये कह रही हूं जब OH माइनस ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ पे, तो ये जो रास्ते में इंटरमीडिएट बनता है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई सबको?
कि रिएक्टिविटी Yes, किसके ma'am. ऊपर डिपेंड, हाँ रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये जो रास्ते में इंटरमीडिएट बन रहा है इसके ऊपर, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। इसकी अब स्टेबिलिटी इसकी, पे। हाँ अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, अब ध्यान से देखना है। अगर आप इस कंपाउंड को देखें, आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, बेटा इसको तो भूल जाओ, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है इसको, लेकिन अगर आप इस बीच इंटरमीडिएट में देखें, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि OH ने अटैक किया। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने कहा था जो भी स्पीशीज चार्ज होती है वो स्टेबल, उनको स्टेबल कौन बनाता है, जो उनके चार्ज को क्या कर सके बेटा, कम कर सके। यही बोला था मैंने, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है जो उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर सके वो उसको स्टेबल बनाएगा, और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जो उसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर सके, कम कर सके। मान लो किसी बंदे, अगर आप इस तरह से सोचे, मान लो किसी बंदे की कमजोरी है कि उसको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, तो उसके गुस्से को जो कम कर पाएगा वो उसको स्टेबल बना पाएगा, या जो उसको गुस्सा ज्यादा दिलाएगा, बताइए। जो कम कर पाएगा मैम, जो कम कर सकेगा, तो ऐसी जो चार्ज को कम कर सकेगा। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सिंपल सी, मैंने कहा था याद रखिए जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसको माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल बनाता है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबल कौन बनाता है, प्लस आई इफेक्ट, या जिसे बोले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यही बोला था मैंने। अब इधर ध्यान देखिए, ये जो माइनस चार्ज है रेजोनेंस की वजह से घूम रहा है, कहां घूम रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे आ गया, तो नेगेटिव। और आप ध्यान से देखें NO2 ग्रुप जो है अगर ऑर्थो या पैरा पे होता है तो स्टेबल बनाता है। क्यों स्टेबल बनाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है, ऑर्थो या पैरा पे, और अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे होगा तो वो उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा, उसका असर क्या मिलेगा, हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके असर, क्योंकि क्या है, वो कहां प्रेजेंट है, वो कहां प्रेजेंट है, ऑर्थो या पैरा पे, और बेटा चार्ज भी कहां घूम रहा है, ऑर्थो और पैरा पे, बिकॉज NO2 ग्रुप जो है, बिकॉज माइनस चार्ज जो है इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, जहां पे हमारा NO2 प्रेजेंट है। तो NO2 क्या करेगा, उस माइनस चार्ज को क्या करेगा, बाय इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वो क्या करेगा, उसको खींच लेगा और उसको क्या बना देगा, स्टेबल बना देगा। ये समझ में आया सबको, स्ट्रक्चर नहीं याद करने हैं ये जितने भी लिखे हुए। अब मैं दूसरा समझाती हूँ, ये नहीं पता लगा हो तो अब ये देखिए, ऑर्थो वाले को भी देख लीजिए। ऑर्थो वाले को आप देखेंगे तो ये माइनस चार्ज अगर आप देखें बेटा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे घूम रहा है, और NO2 कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पे, मतलब NO2 उसी कार्बन पे प्रेजेंट है जहां पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको स्टेबल बनाएगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। कुछ पूछा है मैंने, अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए। जो NO2 ग्रुप अगर उस कार्बन पे प्रेजेंट है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो NO2 क्या करेगा, उस माइनस चार्ज को कम करेगा, अपनी तरफ खींच के इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल बनाएगा या नहीं बनाएगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। आई एम आस्किंग समथिंग, मुझे जवाब, तो जवाब दीजिए ना, आप सो जाते हैं। अब आप मेटा की देखिए, NO2 मेटा पे है, मेटा पे है, मेटा पे है, लेकिन जो ये माइनस चार्ज है ये उस कार्बन पे कभी नहीं आता रेजोनेंस के थ्रू जहां पे मेटा पे NO2 प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब जो NO2 वाला है वो ज्यादा रिएक्टिविटी पे असर नहीं डाल पाता, हाँ थोड़ा बहुत तो डाल पाता है। अगर देखें प्योर इसकी बात करें तो हाँ इससे ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन अगर हम ऑर्थो और पैरा के साथ कंपेयर करें तो ये ज्यादा असर नहीं डालता है। ये समझ में आया सबको?